Hello everyone. Hope you all are doing great. So today's our topic is bank reconciliation statement. बैंक reconciliation statement होता क्या है? It is a statement which is prepared to reconcile the cause of difference between bank balance as per cash book and bank balance as per पासबुक. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस आता है एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम अपनी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस लेके बैठते हैं, तब अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है, अब वो डिफरेंस किस वजह से आता है वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो अगर उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को या एरर को करेक्ट करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 31 अक्टूबर 2023 को मेरी जो कैश बुक है, ठीक है, सपोज ये मेरी कैश बुक है, ठीक है, तो इसका बैलेंस कितना बोल रहा है, मेरी कैश बुक का बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ कितना है 80,000. ठीक है, और ये मेरी पासबुक है. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरी पासबुक का बैलेंस कितना है 90,000. ठीक है, तो 80,000 और 90,000 दोनों का डिफरेंस, दोनों के बैलेंस में कितना डिफरेंस है 10,000 का. अब ये 10,000 का डिफरेंस कैसे आया ये हमें नहीं पता. ठीक है, तो अब इस 10,000 को डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक BRS बनाएंगे. BRS का मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी. ठीक है, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है. सपोज़ करो कि एक बैंक अकाउंट है, कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि BOB हो गया या फिर SBI, IDBI, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है. ठीक है, वैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें है ना कितना डिपॉजिट किया 1,00,000 रुपीज़. ठीक है, हमने 1,00,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया. अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं कि भाई बिजनेस में से हमने 1,00,000 रुपए हमने क्या हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो 1,00,000 रुपए हमने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए वो हमारे लिए क्या होंगे, एसेट होगा. क्या होगा, एसेट होगा. अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बैंक के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो बैंक में जो 1,00,000 रुपए आया है, ठीक है, वो बैंक के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी. ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद में है ना बैंक को ये पैसा उसके ओनर को पे करना पड़ेगा. मतलब जिसके भी अकाउंट में ये जिसने भी ये पैसा डिपॉजिट किया है, बैंक को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में या फिर जब भी वो ओनर चाहता है तब वो पैसा निकाल सकता है. ठीक है, तो बैंक के ऊपर ये क्या है, लाइबिलिटी है. कितने की, 1,00,000 रुपए की. ठीक है, तो जब हमारे बिजनेस में पैसा आता है, हमने है ना 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे अकाउंट्स में. जब हमारे बिजनेस में पैसा आता है, जब हमारे बिजनेस में हम पैसा आता है या जाता है, हमने एक रियल अकाउंट का रूल पढ़ा था. रियल अकाउंट क्या होता है, हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा था कि रियल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है, ठीक है, जिसमें जो भी हमारे जो एसेट्स हैं उनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. वो जितने भी अकाउंट्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट्स में. और रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, क्रेडिट किसको करते हैं, व्हाट गोज आउट. तो हमारे बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. अगर हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बैंक के लिए ये 1,00,000 रुपीज़ क्या है, लाइबिलिटी है. ठीक है, आजकल बैंक हमें मैसेज के थ्रू हमें ये बता देता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट हुए हैं या कितने पैसे विड्रॉ हुए. ठीक है, तो जब भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तब क्या होता है, क्रेडिट करता है. मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट. ठीक है, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, जब बैंक किसी को पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसका अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है. ठीक है, जब बैंक पेमेंट करता है तब उसका अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है. जब बैंक में पैसा आता है, रिसीव होता है. ठीक है, जब बैंक में पैसा क्या होता है, रिसीव्ड होता है, तो बैंक क्या करता है, उसको क्रेडिट करता है. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, मैंने वही चीज़ नीचे लिख रखी है.
बिजनेस में अगर पैसा आया तो डेबिट होगा, मतलब इंक्रीज हो रहा है, हमारे एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिट करेंगे, मीन्स डिक्रीज हो रहा है, हमारे एसेट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मतलब इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे या फिर डेबिट करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, मीन्स डिक्रीज हो रहा है हमारा बैंक बैलेंस। हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी को अब हाँ आगे कंसिडर कर रहे हैं। हमने क्या किया था, बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया था, 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो जो बिजनेस ओनर है वो 1,00,000 रुपये जो उसने डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट में, वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। कैश बुक में भी कहाँ पर, बैंक कॉलम में। उसी तरह बैंक में जो पैसा आया है तो बैंक भी क्या करेगा, उस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो बैंक कहाँ रिकॉर्ड करेगा, पासबुक में रिकॉर्ड करेगा। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, देखो पासबुक का फॉर्मेट होता है पासबुक में, और ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है, ठीक है। तो हमारे कैश बुक में अगर पैसा आ रहा है, ठीक है, अगर हमारी कैश बुक में पैसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। अगर कैश बुक में से पैसा हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट भी कौन सा, बैंक बैलेंस, ठीक है। उसी तरह अगर पासबुक में कैसे तरह रिकॉर्ड करेंगे, अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। अगर बैंक से पैसा जा रहा है मतलब हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो अगर हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल्स टू बैंक बैलेंस ऑफ पासबुक। तो ईयर एंड में हमें क्या चेक करना है, मतलब ईयर एंड में या फिर मंथ एंड में जब भी हम अपना बैंक और पासबुक का स्टेटमेंट लेके बैठेंगे, उसमें हमें क्या चेक करना है कि भाई हमारा मंथ एंड में बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस या बैलेंस एज पर पासबुक दोनों क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। अगर वो दोनों बैलेंस मैच नहीं होते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, वो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कि भाई ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस एज पर पासबुक मैच क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपका बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं होता है तो उसके बेसिकली 3 कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है टाइम गैप। टाइम गैप का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि समझो एक एग्जाम्पल से कि मैंने आज चेक जमा किया मेरे बैंक अकाउंट में, लेकिन बैंक में वो चेक अभी तक कलेक्ट किया ही नहीं है, ठीक है। मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया लेकिन मंथ एंड तक उन्होंने क्या किया, वो चेक कलेक्ट किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से टाइम गैप हो गया। तो भाई कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो सिर्फ बैंक ही रिकॉर्ड करता है, किसी या हमको नॉलेज नहीं होने की वजह से, नॉलेज नहीं मतलब हमको पता नहीं होने की वजह से हम लोग वो ट्रांजैक्शन टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि हमने अगर अपने बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब जैसे कि हमने बैंक को बोल रखा है कि हमारे EMI पे कर देना, मतलब 1 मंथ के ड्यूरेशन में या 2 मंथ के ड्यूरेशन में। कई बार हमारे अकाउंटेंट से गलती हो जाती है कि हर मंथ वो कैश बुक में रिकॉर्ड करना, तो ये क्या सिर्फ बैंक में रिकॉर्ड हुई, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक अपने चार्जेस लेता है तो बैंक चार्जेस ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर देता है। या बैंक में इंटरेस्ट, बैंक ने हमारे सेविंग, सपोज हमारी सेविंग्स है उस पर इंटरेस्ट दिया है, तो वो क्या हो गया, वो सिर्फ हमारे बैंक में रिकॉर्ड हुई है। वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड हुई है, सिर्फ हमारी पासबुक में रिकॉर्ड हुई है, हमारी कैश बुक में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है टाइम पर, ठीक है। कुछ होता है एरर्स की वजह से भी हो जाते हैं। भाई कुछ ट्रांजेक्शन हम क्या होता है गलती से लिखना ही भूल जाते हैं। हमने क्या है कि भाई पासबुक में तो वो ट्रांजेक्शन हो चुकी है, कैश बुक में हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो उस वजह से भी हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच नहीं करता है। ये क्या थे, 3 बेसिकली मेन रीजन्स थे जिनकी वजह से कैश बुक पासबुक मैच का बैलेंस मैच नहीं करता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है, ठीक है। आइटम्स अपेयर इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। कुछ ऐसे आइटम्स या कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है, पासबुक में रिकॉर्ड
नहीं होती। ठीक है, तो पहला कौन सा है, चेक इशूड बाय अस बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट। मतलब हमने चेक इशू कर दिया, इशू का मतलब मैंने चेक फाड़ के दे दिया है अपने कस्टमर को कि भाई ये आप चेक ले जाओ, और उसने अभी तक क्या किया, वो चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो मेरे बैंक से अभी तक पैसे कटे ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, चेक डिपॉजिटेड बाय अस बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि मेरा बैंक बैलेंस इतने रुपए से बढ़ गया होगा, लेकिन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने उसमें उस अमाउंट को या उस चेक को मेरे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं किया, तो मतलब मेरे बैंक अकाउंट में उतना पैसा आया ही नहीं है। तो क्या पासबुक का बैलेंस क्या है, कम बता रहा होगा, और कैश बुक का बैलेंस क्या है, ज़्यादा बता रहा होगा। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बाय अस बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। हमने क्या कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं उसी दिन हम अपनी कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस इतने से बढ़ गया होगा। बट डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि मैंने चेक दिया, या तो सामने वाले के बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा, या कुछ गलती की वजह से बैंक क्या कर देता है, हमारा जो चेक है वो बाउंस हो जाता है। ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं डिसऑनर्ड ऑफ चेक। ठीक है, या फिर कैंसल बाय बैंक, कैंसल्ड, बैंक ने क्या, जो आपने चेक डिपॉजिट किया वो चेक ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, फोर्थ क्या है, एरर। एरर कैसा हो सकता है कि भाई अमाउंट में एरर हो सकता है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करते वक्त अमाउंट में कोई एरर कर दिया, 5000 का चेक था, हमने 5000 ना लिख के उसको क्या लिख दिया, 500 लिख दिया। ठीक है, पोस्टिंग एरर हो सकता है, हमने ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते वक्त कैश बुक में कुछ गलतियां कर दी होंगी। ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे क्या होता है कि कुछ बैलेंस ऐसे होते हैं जो कैश बुक में दिखते हैं और पासबुक में नहीं दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि आइटम्स अपेयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। बैंक इंटरेस्ट, बैंक हमें इंटरेस्ट सेव, सपोज हमारी कोई सेविंग्स पड़ी होगी बैंक में, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देते हैं, तो वो बैंक किस ड्यूरेशन से इंटरेस्ट दे रहा है, मंथली दे रहा है, एनुअली दे रहा है, तो बैंक अपने तरफ से वो ट्रांजैक्शन उस पासबुक में रिकॉर्ड कर देता है। हमें पता ना होने की वजह से कि किस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई है, हम अपनी कैश बुक में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ये सारी एरर्स आती है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक अब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके लिए बैंक चार्जेस लेता है, वो क्या है, बेसिकली पासबुक में ही रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में टाइम से रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। आप सपोज करो कि भाई आपके कस्टमर ने डायरेक्ट आपने उसको बैंक डिटेल्स दे रखी है, तो उसने डायरेक्ट क्या किया, आपके बैंक में पैसा जमा करवा दिया, और आपको नहीं बताया कि भाई उसने नहीं बताया आपको कि भाई मैंने आपके बैंक अकाउंट में पैसा डायरेक्टली जमा करवा दिया, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है कि भाई पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं कर सकता। बिल फॉर कलेक्शन, कोई आपने बिल, या जैसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अभी तो आपके उसमें सिलेबस में से निकल चुका है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में जैसे बिल्स रिसीवेबल होता है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो बिल है ना दे रखा है बैंक में, तो वो जब कलेक्ट करते हैं तो उसका रिकॉर्ड, उसको ट्रांजैक्शन को वो पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं, हम कैश बुक में उसको टाइम से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि भाई हम कहीं कुछ डोनेशन देना है, या हमें हमारी कुछ ईएमआईस है, या चैरिटी है, या कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा है, हम अपने बैंक में क्या कर देते हैं, उनको पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, कि भाई आप हमारा इस टाइम पीरियड पे ये इतना अमाउंट दे देना, या फिर ईएमआई का पेमेंट, तो हमारे बैंक अकाउंट से क्या मंथली उतना पैसा चला जाता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की वजह से। और कई बार हमारे अकाउंटेंट को नहीं पता होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में हम इनको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती है, उन पे हमें अगर इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिलता है, वो डायरेक्टली कहाँ आता है, हमारे बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड होती है, इनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल जाते। तो ये सारे ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है।
ये कुछ ट्रांजैक्शन थी, होप आप सबको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले हमें ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन बनाते समय हमें ऊपर हेडिंग डालनी है BRS ऑफ जिस भी कंपनी का है, मैंने XYZ लिमिटेड लिया है, BRS या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ XY लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट है एज ऑन करके हम लिखेंगे। 31 मार्च है या 31 दिसंबर, जिस भी मंथ का हम बना रहे हैं वो डेट लिखेंगे। हमारा फॉर्मेट इस तरह से होगा। ठीक है, जहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया हो सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया हो सकता है। तो जो भी बैलेंस आपको दिया हो आप उसको पहले लिखोगे जो क्वेश्चन में मेंशन है। ये मैंने 2 कॉलम्स बनाए। पहले कॉलम में जितने भी जो ट्रांजेक्शन हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, और जो उसका मेन बैलेंस है हम वो नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो जितने भी आइटम्स जो हम ऐड करेंगे इस बैलेंस में वो सारे ऐड कॉलम में लिखेंगे, उनको ऐड करके उनका बैलेंस हम नेक्स्ट कॉलम में फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट है जितने भी आइटम्स हम लेस करेंगे उनको हम लेस कॉलम में लिख के उनका जो बैलेंस है वो नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस को टोटल करके हम लिखेंगे। जो बैलेंस आएगा वो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि आपको बैलेंस क्वेश्चन में किस तरह से दिया हो सकता है। आपको अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, कैश बुक दिया है, ठीक है, बैंक कॉलम का बैलेंस दिया होगा कैश एज पर कैश बुक में, आपको डेबिट बैलेंस भी दे सकते हैं। डेबिट बैलेंस को हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं या पॉजिटिव बैलेंस जो हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर आपको दिया हो, आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस दिया होगा या अनफेवरेबल बैलेंस दिया होगा या फिर ओवरड्राफ्ट, तीनों में से कोई सा भी बैलेंस आपको लिख के दे सकते हैं। क्या लिख के दे सकते हैं आपको या तो क्रेडिट बैलेंस लिख के देंगे या फिर आपको अनफेवरेबल बैलेंस बोल के देंगे या ओवरड्राफ्ट, तीनों में से कोई सा भी लिख के दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा तीनों का मतलब एक ही होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, डेबिट बैलेंस अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक लिख के दे रहे हैं डेबिट बैलेंस, या फिर आपको फेवरेबल बैलेंस भी लिख के दे रहे हैं तो उसका मतलब सेम ही है, बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन चालू कर रहे हो आपको बैलेंस कौन सा दे रखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर का जो बैलेंस आएगा वो कौन सा बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ठीक है, अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन चालू कर रहे हैं तो हमारा एंड आंसर जो निकलेगा वो किसका बैलेंस निकलेगा, बैलेंस एज पर पासबुक निकलेगा। अब मैंने बताया था कि सपोज करो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और बैंक से पैसा जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो सपोज करो अगर आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो इस हिसाब से हम हमारा जो बैलेंस आएगा आंसर का वो कैसा आएगा, क्रेडिट आएगा। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक कैसा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, या फिर फेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक देके क्रेडिट बैलेंस बोल रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस दे रखा है या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो तीनों का मतलब क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक का। ठीक है, तो भाई हमारा अगर क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, बिजनेस अपने ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड करता है, कैश बुक में, बैंक किस में रिकॉर्ड करता है अपने ट्रांजेक्शन, पासबुक में। ये तो आपको पता चल गया होगा इतने में। ठीक है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस
दे रखा है एज पर कैश बुक, तो उसका बैलेंस जो आएगा फाइन आंसर में वो कैसा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो अगर बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो क्वेश्चन में और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कैसा आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा या फिर अनफेवरेबल बैलेंस बोल सकते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज करो हमें बैलेंस किस तरह से दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। ये दोनों पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे इनके क्वेश्चंस। अगर आपको दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, अगर बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट मैंने अभी बताया था पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल। पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है। बैंक के हिसाब से क्या होता है, अगर पैसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो बैंक क्या करता है, क्रेडिट करता है। बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्या करता है, डेबिट करता है। तो बैंक का डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव, ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस, मतलब पैसा आ रहा है बैंक में, फेवरेबल बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या क्वेश्चन में आपको मेंशन करके दिया होगा कि आपका बैलेंस किस तरह से है, तो उसी तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसका आंसर जैसे हम निकालेंगे, जैसे हमने फॉर्मेट में यहाँ देखा था, हमने चालू कैसे किया था, बैलेंस एज पर कैश बुक से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐड और लेस करके हमारा बैलेंस किससे कैसा आ रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक से। हम रेक्टिफाई करके हम उस बैलेंस को कैसे लेकर आ रहे हैं, दोनों के बैलेंस को बराबर कर रहे हैं। हमें पासबुक का ही बैलेंस पता था और हम उसको बराबर करके किसके बैलेंस में लेकर आ रहे, पासबुक के बैलेंस में लेकर आ रहे। तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, हमें उसको क्या करना है, जितनी भी गलतियां हैं जिनकी वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है उनको रेक्टिफाई करके बैलेंस मैच करना है। तो भाई पासबुक का बैलेंस हमें दे रखा है, तो पासबुक के बैलेंस को हम किसके बैलेंस तक मैच करके ले जाएंगे, कैश बुक के बैलेंस में। ठीक है, तो कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो आंसर उसका किस में आएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा या फिर अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं इसको, अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है पासबुक का तो उसको हम अगर बैलेंस है इस पर कैश बुक में कन्वर्ट करके नीचे आंसर्स में लेकर आएंगे तो वो कैसा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चंस देखेंगे।